पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर सरकारी नौकरियां दोगे आप? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए? कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहु बेटियां सुरक्षित होंगी? ये 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे, ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है। बयान के बाद मुझे इस हुई है उतनी नफरत। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे। जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं। सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये आदमी इतना परेशान ना हो। तू परेशान उनके लिए हो जो रात के अंधेरों में बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर पार करके आए हैं। तो दिल्ली के अगर किसी वोटर तक मेरी ये बात पहुंचे तो इस को 2024 में चुनाव में वोट ना देना। हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल चाल है? सब राजी खुशी। दोस्तों, इस चैनल पे बहुत लंबे समय के बाद आज वीडियो आई है, लेकिन अफसोस मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही सीरियस होने वाली है। दोस्तों, भारत में सीए कानून लागू हो गया है। अब कुछ पार्टियाँ उसका विरोध कर रही हैं। तय था पहले से कि वो विरोध करेंगे, लेकिन दोस्तों इन सब में सबसे आगे निकल गया है दिल्ली का पढ़ा लिखा अनपढ़ सीएम। दिल्ली के पढ़े लिखे सीएम ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग कर डाली है, और उसके पीछे रीज़न बताया है कि जी इनके आने से भारत में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हमारे सारे व्यापार पे वो कब्जा कर लेंगे, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, हमारे बच्चों की सरकारी नौकरियां वो ले लेंगे, देश में जो है कानून की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बलात्कार बढ़ेंगे, बहु बेटियों का निकलना दुश्वार हो जाएगा, सुरक्षा का कारण हो जाएगा। जो पाकिस्तान में अपने पूरे परिवार जिन्होंने गंवा दिए, मुश्किल से जिस परिवार में 10-12 लोग हुआ करते थे, वो मात्र 2 या 3 बचे हैं, वो किसी तरह अपनी जान बचा के भारत आए हैं कि किसी तरह से उनके प्राण बच जाएंगे। तो उनसे जो है दिल्ली के सीएम को खतरा लग रहा है। लेकिन दिल्ली में जितने भी घुसपैठिए रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप इनका एक ट्वीट नहीं देख सकते, कोई एक बयान नहीं देख सकते कि उनसे भी देश को कोई खतरा हो सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान से अपनी जान बचा के, किसी तरह इज्जत गंवा के जान बचा के भारत आए हैं, किसी तरह से उनकी जान बच जाए, तो उनसे इस आदमी को खतरा दिखाई दे रहा है। पढ़े लिखे सीएम का कहना है कि आपको अगर लाना है ना, तो पाकिस्तान से हिंदुओं को जिन्हें मारा काटा जा रहा है उन्हें मत लाओ। जो विदेश में जाके व्यापार कर रहे हैं, भारतीय मोटे पैसे वाले हैं, उन्हें इंडिया में ले आओ, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलने के लिए, जो एक तरफ पैसा और एक तरफ किसी की जान में से पैसे को चुन रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर रिजवान अहमद ने भी रिप्लाई दिया है। और दोस्तों सच मानिए, मैंने रिजवान अहमद को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा जितना कि वो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों पहले सुनते हैं दिल्ली के पढ़े लिखे सीएम का बयान, और उसके बाद देखते हैं रिजवान अहमद का इनके लिए रिप्लाई। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझाया कि सीए कैसे देश के लिए बेहद खतरनाक कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिलाके लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको? क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न था माननीय गृह मंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका यह कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को
जो आ चुके 2014 से पहले, उनको बसाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। आज जो 2014 के पहले भी आए थे, हमारे देश के अंदर उनके अधिकार नहीं है। आप उनको नागरिकता देके अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगी उनको। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर अब सरकारी नौकरियां दोगे आप, उनको उनके राशन कार्ड बनाएंगे हम लोग। ये तो सही नहीं है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। सरकारी पैसा हमारा पैसा है। सरकारी पैसा 140 करोड़ लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया, बांग्लादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया। इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहां लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो। यह मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को। कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए, कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया? पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया। क्या आपको यह मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? चारों तरफ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा हो जाएगी? अगर आपको लाना ही है बाहर से लोगों को, हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से, उनके अत्याचार की वजह से। अगर लाना है तो इनको वापस लेके आइए। ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी भारत के लोग हैं। ये 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे। ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है। ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा। पर पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को हमारे देश के अंदर लाके अगर आप बसाएंगे, ये देश को मंजूर नहीं है। जितनी नफरत, मैं इसके लिए कसम उठा सकता हूं, जितनी नफरत इस आदमी के, इस के बयान के बाद मुझे इस हुई है, उतनी नफरत मुझे आज तक मेरे व्यक्तिगत भी बवाल हुए हैं, झगड़े हुए हैं, दुश्मनियां हुई हैं, बवाल चल भी रहे हैं, ना उनसे हुई है और ना किसी नेता से हुई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस का पहले बयान सुनो, जो ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए या वहां रह रहे मजहब के नाम पर जो जुल्म झेल रहे हैं और घुटन झेल रहे हैं, उनके लिए ये क्या बोल रहा है, सुनो इसके मुंह। सुनो इसको, सुनो ये क्या बोल रहा है उनके लिए क्या बोल रहा है। अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको, हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। तुम लोग तसव्वुर कर सकते हो, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये आदमी इतना, इस तक अगर ये बात पहुंची या इसके चाहने वाले मेरी बात पहुंचे, तो 1947 के बंटवारे के बाद जब भूखा नंगा लुटा पिटा हिंदू वेस्ट इंडिया से, यानी वेस्ट पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया था लुटा पिटा, तो उसने किसी के हाथ सामने कटोरा नहीं फैलाया था। उसने 10 साल में अपनी औकात लुटने पिटने के बाद इस देश में आके, मैं बात कर रहा हूं बंटवारे की, इस देश में आके बना ली थी। वो किसी पर बोझ नहीं बना था।
जब 80 में कश्मीर से हिंदू लुटा पिटा बर्बाद होकर जम्मू पंजाब और दिल्ली गया था, वो किसी पर बोझ नहीं बना था। उसने 10 साल में अपनी मेहनत करके वही औकात बना ली थी, बल्कि उससे ज्यादा बना ली थी जो वो कश्मीर में छोड़ के आया था। ये बात जो इसने बोली है रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए, किसी भाजपाई ने, किसी आरएसएस वाले ने इतनी गंदी तरीके से, कम से कम इतनी गंदी तरीके से तक नहीं बोली थी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी, यहां मैं बात कर रहा हूं मुसलमानों के लिए। और जो इसने बात हिंदुस्तान में, जिसको मैं नेचुरल होम ऑफ हिंदू मानता हूं, वहां के बैठकर ऐसे मौके पर इसने जो ये बात बोली है, सोचो अगर चुनाव से पहले कोई नेता रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए मुसलमानों के लिए ये बात बोल देता, तो यार भले तुम उसे आटा दे देते, भले डाटा दे देते, भले तुम उसे गैस का सिलेंडर दे देते, कुछ भी दे देते, तुम्हें वो एक वोट न देता। अगर ये बात कोई नेता रोहिंग्या बांग्लादेश से आए मुसलमानों के लिए कोई बोल देता, वो तो अपना जबकि देश लेके अलग हुए और वापस आ रहे हैं, ये तो बेचारे वहां फंसे और वहां से लुटपिट के वापस आ रहे हैं, गैर मुसलमान होते हुए वापस आ रहे हैं, मजहब और धर्म के नाम पर उत्पीड़न झेल के वहां से वापस आ रहे हैं, और इनके लिए ये आदमी ये बात बोल रहा है। बताओ कि बॉर्डर रात को पार करने के बाद जो घुसपैठिए आते हैं वो गेट पर पूरे सिस्टम पर बोझ बनते हैं। हिंदू जब भी कहीं से भूखा नंगा मार खाकर गया है या किसी देश में गया है, उस देश को जाकर, या बहुत शुरू में जब अमेरिका और यूरोप माइग्रेट किया, तो आज देखो कितनी कंपनियों का सीईओ है। जहां गया है इस कौम ने नाम किया है, और जहां हिंदुस्तान से लुट पिट के आया है कश्मीर और पाकिस्तान, यहां आके इसने नाम किया है। तो परेशान ना हो, तू परेशान उनके लिए हो जो रात के अंधेरों में बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर पार करके आए हैं। देश पर और सिस्टम पर वो बोझ बनेंगे। ये जो हिंदू वहां से आए हैं अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचा के, या यूं कहूं इज्जत गवा के, ये इस देश पर बोझ नहीं बनेंगे। हिंदुओं, तुम में अगर जरा सी भी जिल्लत है, जरा सी भी जिल्लत है ना, बाल बराबर भी को कहते हैं ना, राई बराबर भी, ठीक, हरारत भी है, तो दिल्ली के अगर किसी वोटर तक मेरी ये बात पहुंचे तो इस को 2024 में चुनाव में वोट ना देना। इस ने वो बोला है जो दुश्मन भी एक दूसरे के लिए नहीं बोल सकता, उन लोगों के लिए जो वहां से लुट पिट के अपनी इज्जत गवा के या इज्जत बचा के किसी तरीके से यहां पर आए हैं। इस बोला है इसको वोट ना देना। अगर तुम वोट दोगे ना तो तुम भी हराम के होगे, तुम भी हराम के होगे। अगर इसके किसी चक्कर में तुमने लोकसभा में इस बयान के बाद तुम लोगों ने, दिल्ली के वोटरों ने, जहां भी ये है, तुम लोगों ने उसको वोट दिया। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो आप रिजवान अहमद की बात से सहमत होंगे। मैं रिजवान अहमद साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। दोस्तों, रिजवान अहमद साहब और दिल्ली के इस पढ़े लिखे सीएम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।